तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। माइंड मैप सीरीज का चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज हम लोग जल्दी से समझेंगे क्या चीजें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि एक इंसान को हम लोग तब तक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहेंगे जब तक वो सोशली, बिहेवियरली, इमोशनली, फिजिकली ठीक ना हो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, फिर बात आती है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जिसके सारे मेंबर जो हैं वो फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली और इमोशनली हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड एज बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, फिर कौन कौन से इनिशिएटिव इंडिया ने लिए? इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री 1951 में जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी विल प्लान, मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में जिन्होंने बात की थी, या फिर जिन्होंने कहा था कि हम अपनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाएंगे और उसे एज अ सोशल गोल ले लिया। सो ये सब जो है इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया था एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री 1951 में। उन्होंने फैमिली प्लानिंग से ये चीज शुरू की थी, इसको ये नाम दिया था, जिसमें मेन टॉपिक था कि भैया हम पॉपुलेशन को, हमारी जो पॉपुलेशन है उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाएंगे, उसे सोशल गोल मान लिया। ठीक है, फिर इसी प्लानिंग का नाम, फैमिली प्लानिंग का नाम बाद में हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें हमारा मेन काम होता है इस प्रोग्राम का कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करो रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलसेंस क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे पोस्टनेटल केयर कैसे की जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे के सारे, और मिसकंसेप्शंस को प्रिवेंट करना वगैरह, ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो किसके बेटा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के। अब गवर्नमेंट कैसे अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस कौन कौन जो है मतलब प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो वो हैं आपके प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस जो है मोर एंड मोर लेवल पे क्या है, थ्रू मीडिया, प्रिंट, ठीक है, और एड्स वगैरह के थ्रू क्या है, फैला रहे हैं। अब सेक्स एजुकेशन क्यों ज्यादा नेसेसरी है बच्चों को बताना? ताकि मिथ्स और मिसकंसेप्शन ना हो कि भैया किसेस करने से क्या होता है, बच्चा होता है। इस तरीके के अगर हमारी सोसाइटी में मिथ्स रहे, वो हर चीज से डरेंगे, तो हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी? तो सेक्स एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी ताकि मिथ्स और मिसकंसेप्शन की छुट्टी कर सके। फिर एक डेटा आता है जिसमें हम बताते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भैया इस चैप्टर में इतना पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है? 2000 से नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात, दुनिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, ट्रेंड देखेंगे 1900, 2000, 2011, इवन नंबर्स ले लो 2, 6, फिर एकदम से 7.2 कर दो। ठीक है, 2, 6, 7.2 बिलियन। इंडिया की बात करेंगे, अगर इंडिया की पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोड कर रही है, विद टाइम कैसे बढ़ रही है, ये चीज कैसे याद रखोगे? आजादी मिली 1947 में, तो तब से बात करेंगे। मिलियन, बिलियन, 350 मिलियन, 1 बिलियन, 1.2 बिलियन, याद रहेगा। ठीक है, 2, 6, 7 बिलियन। इंडिया 350 मिलियन, 1 बिलियन, 1.2 बिलियन। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज बहुत ज्यादा एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से जो बच्चे पहले जल्दी मर जाया करते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम हो गया ड्यू टू इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी। जो मम्मियां भी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी मर जाया करती थी, तो वो भी डिक्रीज हो चुका है, हम उन्हें भी बचा लेते हैं। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट कम हो रहे हैं, मरते हुए को भी हम बचा ले रहे हैं, तो डेथ रेट कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। कितना है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली और लेस देन 2%। अब तुम कहोगे बहुत कम है, बेटा कम नहीं है, 2% बहुत होता है, लेस देन 2% या अप्रॉक्सीमेटली 2%, मतलब 1000 लोगों में हर बार 20 पीपल नहीं ऐड हो रहे हैं, बट भैया पॉपुलेशन बिलियन में, तो सोचो कितने लोग ऐड हो गए होंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 2% कह लो ओवर द 1000 पीपल, या फिर आप कह लो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 2%। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात नहीं हुई। बताओ क्या क्या रेपरकशंस, क्या क्या कॉजेज होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? भैया बेसिक जो फैसिलिटी है, बेसिक रिसोर्सेज जो है सफिशिएंटली पॉपुलेशन को नहीं मिल पा रहे, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग रिसोर्सेज, ये बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही। प्लस लोग जो है अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हायर ही नहीं कर पा रहे यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हम लोगों को पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या चीजें की गई ताकि पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक्सप्लोड होने से हम लोग रोक सके? तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो गवर्नमेंट ने अपनी साइड से क्या किया, स्टेट्यूटी वो कर दिया कि भैया इस इतने ही एज में, इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए शादी की, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है अगर हम लोग शादी की एज जो है कम से कम बढ़ा देंगे तो कम से कम एक एज के बाद ये लोग बच्चे करेंगे। जैसे कि 21 साल
मैक्स मिनिमम तो 21 साल का बच्चा होना ही चाहिए लड़का शादी के लिए, और लड़की 18 साल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके अलावा बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट है, हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नॉर्म, कि एक कपल का एक ही बच्चा हो, ये यूजुअली अर्बन एरियाज में होता है, ये अडॉप्ट करवाया और अवेयरनेस क्रिएट की गई कि भैया छोटी फैमिली सुखी फैमिली, अवेयर करवाया गया कि भैया कम करो बच्चे। प्लस लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह का ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कराई कि किस तरीके से यू कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, मजे करो, लेकिन भैया हर बार बच्चे मत करो ना। तो भाई उसके लिए कंट्रासेप्टिव मेथड की अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई गई। ये सब हो गया। अब आ जाओ जल्दी से कि भाई एमनियोसेंटेसिस क्या है। इसी पैराग्राफ को करते हुए, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एमनियन लेयर के अंदर बच्चा प्रेजेंट होता है, तो उसको सराउंडिंग फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड होता है। मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो फीटल सेल्स और जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उसे स्टडी करके ये बता देते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो हेल्दी है कि नहीं है, या वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लाइन फिल्टर, टर्नर, डाउन सिंड्रोम, या कोई सिकल सेल एनीमिया, इन सब से तो नहीं जूझ रहा, ये बता देता है। ये टेक्निक बहुत अच्छी है भाई, लेकिन ये कब कर सकते हैं? अगर एक औरत 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट है तब करते हैं वाला टेस्ट। बट ये एक डिसएडवांटेज कैसे हो गया? इसका एक डिसएडवांटेज ये, वाइल वो डॉक्टर्स जो होते हैं, जो भी स्टडी कर रहे होते हैं, फीटल सेल्स को जब वो ऑब्जर्व करते हैं, सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम होंगे। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है, सेक्स डिटरमाइन हो जाता है उस फीटस का। अगर वो लड़की है तो कुछ लोग अबॉर्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसी रीजन की वजह से कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से अल्टीमेटली कुछ लोग, अगर लड़की है वो फीटस, तो उसकी डेथ करवा देते हैं, ठीक है। फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड बढ़ जाता है, फीमेल की तरफ जो अत्याचार है, फीमेल मीनेंस बढ़ जाता है। इसीलिए इस पे एक स्टैट्यूटरी बैन कर दे कि ये इंडिया में नहीं होगा, अदरवाइज सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा क्या होगा? अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को पता चल गया, और पॉजिटिव भी कि भैया फीटस डेवलपमेंट एनालिसिस करने में हेल्प करता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनेमिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है ना। तो बेसिकली अच्छा भी है, बट नेगेटिव इंपैक्ट इसका इंडिया में ऐसा बड़ा कि इस पर स्टैट्यूटरी बैन लगाना पड़ा। अब उसके बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो कपल होते हैं वो सेक्सुअल कोहैबिटेशन में, मतलब दे आर सेक्सुअली एक्टिव एंड वो ट्राई भी कर रहे हैं कंसीव करने का, बट कंसीव नहीं कर पाते, उन्हें कहते हैं इनफर्टाइल कपल। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो मेल कपल में लाई करती है, बट कभी कभी फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है इनफर्टिलिटी के लिए। क्या क्या रीजन हो सकते हैं बेटा इनफर्टिलिटी के? फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कोई फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है। अब क्या है भाई, ये अपना पेरेंटहुड एंजॉय ना करे, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी डेवलप हो गई, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जो कि इनफर्टाइल कपल को हेल्प करती है टू कंसीव, टू हैव बेबी नेचुरली। दैट इज कॉल्ड एज बेबा कह रही थी मैं, बेटा आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हेल्प करता है इनफर्टाइल कपल को टू ओवरकम द इनफर्टिलिटी एंड टू हैव बेबी। तो ये जो आर्ट होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो अलग अलग टाइप की है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, अगर मान लो जो फलोपियन ट्यूब है किसी फीमेल की, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, बट वो ओवम अच्छा बना रही है वो फीमेल, तो उसका ओवम ले लेते हैं और मेल का स्पर्म ले लेते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज करा के जाइगोट बना देते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब वो जो जाइगोट बना है, अगर वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है, तो हम उस प्री एम्ब्रियो को फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और उस एम्ब्रियो ट्रांसफर का नाम क्या होता है? जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। और अगर वो जो जाइगोट वाली स्टेज थी वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है एम्ब्रियो की, तब हम उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। विद इन द यूट्रस अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या होता है बेटा, कभी कभी फीमेल जो होती है उसके पास बस फंक्शनल गैमीट नहीं होता, वो एक अच्छा गैमीट, फंक्शनल गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही फीमेल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक दूसरी औरत का फंक्शनल ओवम लिया और उसकी फलोपियन ट्यूब में रख दिया, फिर नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी चलती है। तो इसे कहते हैं बेटा गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। फंक्शनल गैमीट का, ओवम का, एक फीमेल से दूसरी फीमेल के फलोपियन ट्यूब में डालना है, गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर।
फिर क्या होता है, ये सारे हो गए। कभी कभी क्या होता है, मेल के सीमन में जो स्पर्म होता है, स्पर्म काउंट सही नहीं होता, तो भैया हम क्या करें, प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर स्पर्म काउंट सही नहीं है, तो हम टेक्निक जो होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक है। अब उसमें क्या होता है, अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, भैया फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, उसके मेल के सीमन को लेते हैं और डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। बट अगर किसी मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है कि भैया पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन स्पर्म काउंट ठीक है, तो हम देते हैं बेटा विजाइनल इंसेमिनेशन, मतलब वजाइना में रिलीज करवाते हैं, मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू रिलीज करवाते हैं सीमेन इन द विजाइना, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल इंसेमिनेशन। लास्ट में आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कभी कभी क्या होता है, मेल बहुत बूढ़ा होता है या बूढ़ा नहीं भी हो, जो मेल के स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेल जो है प्रेगनेंसी कॉज नहीं करवा पाता और वो इनफर्टाइल रह जाता है कपल। तो ऐसे मेल का स्पर्म जो जिसकी लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, उसे हम बाहर ले आते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, ओवम को भी ले आते हैं। स्पर्म को, वो लो फर्टिलाइजिंग स्पर्म को जो उसमें भी बेस्ट है, उसको हम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डालते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है तो IVF ही, लेकिन कौन सा, ICSI, मतलब कि जिसमें हम लोग साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कब होता है, जब मेल के स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होती है। इस तरीके से ये सारे 8 अलग अलग टेक्निक्स को केटर करते हुए हेल्प करते हैं इनफर्टाइल कपल को कि भैया वो भी क्या कर सके, प्रेगनेंसी अचीव करके पेरेंटहुड एंजॉय करे अपनी लाइफ में। अब लास्ट आ जाता है 2 टॉपिक। देखो भाई, 15 से 24 एज की ऐसी ग्रुप है, 24 जो एज होती है ऐसी ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज्यादा STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं। वो डिजीज जो ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी का नाम होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनेरियल डिजीज। अब बैक्टीरिया से हो सकता है, ट्रिक है GSC, साइंस को पहले से बचपन में GSC बोलते थे, तो ये GSC है, दैट इज गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडिया, बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वायरस में तुम्हें याद रखना है H3, हेपेटाइटिस B, ठीक है, HIV से इन्फेक्शन से होने वाला एड्स, और जेनाइटल हर्पीज जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। ये तीनों की तीनों नॉट क्यूरेबल है, बहुत भयंकर होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जेनाइटल वार्ट्स, बट वो फिर भी क्यूरेबल होता है। फिर बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले STI, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। ये सारे के सारे क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट प्रोटेक्शन करते हैं उनको ये फैल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से जो क्यूरेबल नहीं है, दैट इज वायरस वाले H3, यही 3 जो होते हैं। उसमें से भी मेन 2 जो है, HIV इन्फेक्शन जो कि एड्स होता है, और हेपेटाइटिस B। बेटा ये STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो है ही, बट उसके अलावा ये कॉन्टैमिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है, कंटैमिनेटेड कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड मदर टू प्लेसेंटा, इन दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फैलने का सेम होता है, HIV इन्फेक्शन एड्स का एंड हेपेटाइटिस B वायरस का। ये सब हो गया। अब कैसे आप लोग STI से बच सकते हो, क्या प्रिकॉशन ले सकते हो? अवॉइड करो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर, विद अननोन पार्टनर, और व्हाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेक श्योर कि यू यूज कॉन्डम। अब इसके अलावा क्या है, इन केस इफ यू आर डिटेक्टेड विद द STI, शर्म नहीं करना, विदाउट एनी हेजिटेशन टेक प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। हो गया पूरा का पूरा। अब है कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से, चलो बता देती हूँ। तो उससे पहले यार हम लोग क्या करेंगे, MTP यहाँ पे रह गया। MTP का मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम लोग प्रेगनेंसी को कंप्लीट होने से पहले ही, उसका फुल टाइम कंप्लीशन होने से पहले अगर हम लोग क्या करें, उस प्रेगनेंसी को रोक दे, बीच में अबॉर्ट कर दे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि हमारी मर्जी से होता है, उस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, रोक देते हैं बीच में ही, उससे पहले वो कंप्लीट हो, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं या वॉलंटरी प्रोसेस भी बोलते हैं। अब मैम क्या MTP सब करा सकते हैं? बेटा MTP सब बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो रेप केस होगा, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी ने, या फिर क्या है कि फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, भैया कॉन्डम फट गया था उस रीजन के, इन रीजन की वजह से, या फिर एडिशनली कि भैया उस प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे की जान को खतरा है, माँ की जान को खतरा है, दोनों की जान को खतरा है, अगर ये सिनेरियोज आते हैं तब जाकर के ही आप MTP करा सकते हो। और तुम्हें पता है इंडिया में ये ठीक फैमिली प्लानिंग लॉन्च होने के बाद 20 साल बाद, दैट इज 1971 में इट गॉट लीगलाइज, ठीक है। अब यार क्या मतलब मैम ये कोई भी करा लेगा, इसके लिए कोई एक्ट लॉ नहीं है क्या? तो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 बोलता है
कि आप एमटीपी करवा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 मंथ के अंदर वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। लेकिन क्या रीजन होंगे कि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो? या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया होगा किसी ने, या फिर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड होगा, या फिर क्या हुआ होगा कि रेप केस कोई होगा। तब आप क्या करा सकते हो, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हो विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, वो जो अबॉर्शन होगा उस टाइम पे अगर कोई कर रहा है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। प्लस में वो इतनी सेफ नहीं जितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। ठीक है, इसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको अलाउ करेंगे। और इसमें केसेस अगर ऐसे हो कि उस प्रेगनेंसी की वजह से माँ की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, दोनों की जान को खतरा है, तभी केवल क्या हो सकता है, एमटीपी करा सकते हो सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब क्या है कि ये जो एमटीपी होता है बेटा, ये केवल जरूरी नहीं कि सिर्फ मेडिसिन से हो, मतलब कि केमिकल मेथड से हो। नहीं भैया, ये सर्जिकल मेथड से भी होता है। ना तो केवल सर्जिकल मेथड से होता है, ना केवल पिल्स केमिकल मेथड की तरह से होता है, ये दोनों से हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि केवल सर्जिकल मेथड है, केवल केमिकल मेथड है, नहीं, केमिकल मेथड से भी किया जा सकता है, मेडिसिन लेके भी अबॉर्शन होता है इनिशियल स्टेजेस में, और भैया सर्जिकल के थ्रू भी होता है लेटर स्टेजेस में। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हो सकता है। अब कंटिन्यू करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड से। कंट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा, कंट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं भयंकर, जो कि हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में हम अपनी यूज करते हैं नॉलेज, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, इसमें नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं। किस चीज के हाई चांसेस होते हैं? इसके फेलियर के भैया, क्योंकि कोई चीज यूज नहीं कर रहे आप, नॉलेज यूज कर रहे हो केवल। अब इसमें भी 3 है, कॉइटस इंटरप्टस जिसे हम विड्रॉल मेथड कहते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया। विड्रॉल सिंड्रोम, सॉरी विड्रॉल मेथड या फिर कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल अपना पीनिस बाहर रिमूव करता है, बाहर इजैकुलेशन करता है, बाहर रिमूव करता है सीमेन, एंड वापस से कंटिन्यू। सो दैट इज विड्रॉल मेथड या फिर कॉइटस इंटरप्टस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, जो कपल होता है वो 10 to 17th डे ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी 10 to 17th डे, मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है ना, उस टाइम पे जो 10 to 17th डे होता है फर्टाइल पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पे अवॉइड करता है किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स को, क्योंकि वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ओव्यूलेशन उस टाइम पे हो रहा है। तो उस टाइम को अवॉइड करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया एक ऐसा टेक्निक होता है बेटा, जिसमें जो फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, आफ्टर डिलीवरी, पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद फीमेल क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है एफएसएच, एलएच एंड जीएनआरएच को, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती, क्योंकि उनका लेवल कम हो गया, ओव्यूलेशन नहीं होगी, मेंसेस नहीं होंगे। अब अगर स्पर्म आ भी गया तो फ्यूज किसे करेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये 3 हो गए। बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आपके आते हैं कॉन्डम्स फॉर द मेल्स एंड फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ना सिर्फ प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं बल्कि एसटीडीज से भी बचाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फीमेल के लिए 3 और एग्जाम्पल है, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्ट्स। ये भी फिजिकल मेथड के अंदर आते हैं। इसमें क्या करते हो आप, अवॉइड करते हो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम यूजिंग अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड। बेस्ट क्या है, कॉन्डम्स, लेकिन उसके अलावा 3 मैंने बता दिए फीमेल वाले। अब इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी, बट इनको विद इन द यूट्रस प्लेस किया जाता है। इसके 3 एग्जांपल हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एक तो कॉपर रिलीजिंग आयोडी होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉपर आयन जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं स्पर्म के लिए, मोबिलिटी कम कर देते हैं स्पर्म की और फेगोसाइटोसिस करा देते हैं उनकी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके अलावा आयोडीज के अंदर ही बेटा आपका लिपीज लूप आता है, जो कि आता है नॉन मेडिकेटेड में, और मेडिकेटेड या हार्मोन रिलीजिंग में आता है, बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग में आता है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेसड। वो रिलीज करते हैं स्लोली अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, होने नहीं देता। इट मेक्स यूट्रस हॉस्टाइल, थिन कर देता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, एंड दूसरा सर्वाइकल म्यूकस को इतना थिक कर देता है कि बेटा स्पर्म एंटर ना कर पाए, और अल्टीमेटली प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। लास्ट, मतलब थर्ड लास्ट, ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या होता है, मेडिसिन ली जाती हैं, केमिकल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस किया जाता है बॉडी में, ताकि क्या हो, ना तो ओव्यूलेशन हो और ना ही क्या हो, यूट्रस को हॉस्टाइल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं।
ठीक है, और सहेली भी इसी के अंदर आएगा। अब लास्ट सुन लो, जो ओरल कंट्रासेप्टिव है, अगर उसमें कंबाइंड ओरल पिल्स है, ठीक है, तो उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होगा। ईस्ट्रोजन प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन, और जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा ताकि स्पर्म एंटर ना करे, और यूट्रस को बेटा बहुत ज्यादा हॉस्टाइल बना देगा ताकि इंप्लांटेशन ही ना हो। ठीक है, अगर सिर्फ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स है, तो वो सेम वर्क करेगा प्रोजेस्ट्रॉन इसमें, जो कि मैंने बताया था उस वाले में, सर्वाइकल म्यूकस को थिक और इंप्लांटेशन प्रिवेंट करता है, मेक्स यूट्रस हॉस्टाइल। ठीक है, अब इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, बेटा सेम तरीका होता है, इनका भी सिमिलर वर्किंग होता है जैसे कि मेडिसिन करती है। होता क्या, वो स्किन के अंडर इम्प्लांट करा देते हैं, नीचे उनके नीचे, वो स्लोली क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि या तो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन, और अल्टीमेटली इनका भी सिमिलर इफेक्ट होता है। ईस्ट्रोजन प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग होता है तो वो यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है ताकि इंप्लांटेशन ना हो, और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है ताकि स्पर्म्स अंदर ना आए। इस तरीके से ये लॉन्ग वर्क करता है, ये वाला आराम से लंबे टाइम तक। सर्जिकल मेथड सबसे बढ़िया है स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, दो तरीका, अगर मेल के लिए सर्जिकल मेथड है तो वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में क्या होता है, वैस डिफरेंस को कट करते हैं, टाई कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है रिलीज ही ना हो सके सीमेन में। तो अगर सीमेन में स्पर्म ही नहीं है तो बेटा फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगी। अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी। अगर मेल के लिए हो तो वेसेक्टॉमी, अगर फीमेल के लिए हो भाई तो ट्यूबेक्टॉमी। क्यों? बिकॉज फीमेल में क्या होता है, फलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर देते हैं, तो अगर स्पर्म आ भी रहे तो फलोपियन ट्यूब कट है और टाइड है, ब्लॉक है रास्ता, तो वो जो स्पर्म है वो ओवम को बेटा फर्टिलाइज नहीं कर पाता और अल्टीमेटली प्रिवेंट हो जाती है फर्टिलाइजेशन। ये बहुत अच्छा तरीका है, बट इसकी बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्स नहीं हो सकता, बट ये बहुत हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है, आई होप मैंने सारा का सारा आपको डिटेल में, मतलब जितना भी मैक्सिमम लास्ट मोमेंट में आपको चाहिए पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को मेरे से जुड़ना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो इसे स्कैन करके, और अगर मेरे साथ डिटेल पढ़ाई करनी है, बोर्ड या सीयूटी कुछ भी क्रैक करना है बेटा, यूज कोड निशा21 टू एनरोल योरसेल्फ इन द प्रीमियम बैचेस। और एक चीज स्पेशल बता रही हूँ, कभी भी आप अपनी फैकल्टीज का कोड यूज करते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहीं से मिलता है। ठीक है, और कोई भी डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे को मेल कर देना, अपना नंबर दे देना, मैं डेफिनेटली तुम लोगों की हेल्प करूंगी। और लास्ट बात कि निशा21 का कोड लगा करके आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो, लक्ष्य 3.0 अभी लेटेस्ट बैच है उसको ले लेना, और अगर सीयूईटी का है तो डेल्टा, रीलोडेड या कोई भी बैच ले सकते हो। यूज दिस कोड, एंड डाउट है तो टेलीग्राम पे मेरे को कॉल भी कर सकते हो। मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना ये सीरीज कैसी लगी। बाय बाय। और हाँ, डिटेल जो इनके सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स चाहिए, या डिटेल आपको इस वाली जो हर चैप्टर के डिटेल वन शॉट चाहिए, मैं प्लेलिस्ट जो है वो ऐड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इन सारे चैप्टर के डिटेल्ड जो वन शॉट्स लिए हैं वो भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल होगा। चलो बाय, और कमेंट करके बताओ कैसे लगा।